कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि पास्ट टेंस का लास्ट काइंड है। और जैसा कि कल भी मैंने तुम लोग को बतलाया था कि हम लोग आज पास्ट टेंस का के लास्ट काइंड्स को पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे यानी कि आज जो है हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। तो आज फ्यूचर टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर, जैसा कि हम सभी को पता है कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं, तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं, काइंड्स होते हैं। इस तरह से 4 या 12 काइंड्स, 12 काइंड्स होते हैं। तो जिसमें कि प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स को हमने पढ़ा, पास्ट टेंस के 4 काइंड्स को पढ़ा, और आज हम लोग शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस। इसके भी 4 प्रकार होते हैं, यानी कि इसके भी 4 काइंड्स होते हैं। तो फ्यूचर टेंस का सबसे पहला काइंड है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आज हम लोग फ्यूचर टेंस का फर्स्ट काइंड यानी कि पहला काइंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, जानेंगे। तो चलो लेट अस कम टू द पॉइंट। ये क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? कहती है इसकी परिभाषा, a tense which denotes when an action will do by the subject in future or coming moment is called future indefinite tense। फिर से इसको समझते हैं। a tense which denotes, वह काल जो दर्शाता है, when an action will do by the subject, जब कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जाएगा। कैसे? तो इन फ्यूचर, भविष्य में, और कमिंग मोमेंट, आने वाले समय में, इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह काल जो दर्शाता है कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य फ्यूचर में यानी भविष्य में किया जाएगा या आने वाले समय में किया जाएगा, ऐसे ही काल को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। अब हिंदी में इसकी देखो परिभाषा, रूल्स क्या है, क्या कहता है कि जिस क्रिया के अंत में गा, गे, गी etc लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम हिंदी में आसानी से सरल तरीके से पहचान सकते हैं। तो पहचान क्या है हिंदी में पहचानने का इसका तरीका, कि जिस क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हिंदी में पहचानने का तरीका हो गया। क्या लगा रहेगा क्रिया के अंत में? गा, गे, गी। तो जिस क्रिया के अंत में यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब आगे का रूल क्या कहता है? इस वाक्य में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल तथा सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन, डॉग्स, कॉज etc के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया शैल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा? हेल्पिंग वर्ब शैल। तो इस तरह से स्पष्ट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया जाता है, किंतु थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से सेकेंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे दे, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, कॉज, मैन, वुमन etc के साथ, जिनसे एक से अधिक की संख्या का बोध होता हो, इन सब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ कि इस वाक्य में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल
तथा सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमन, डॉग्स, कॉज etc इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, ध्यान इतना ही रखना है कि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया जाता है, सेकेंड पर्सन यू तथा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे दे, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, कॉज, मैन, वुमन etc के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया। अब नीचे और क्या कहता है रूल, इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, मोहन, राधा, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, डॉग, काउ etc के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और क्रिया का पहला रूप यानी V1 का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया जाता है, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, कॉज, मैन, वुमन, MEN मैन, WOMEN वुमन etc के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिनसे एक की संख्या का बोध होता हो उनके साथ जैसे ही, सी, इट, मोहन, राधा, बॉय, गर्ल, डॉग, काउ, मैन, MAN मैन, WOMAN वुमन etc के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है और क्रिया का पहला रूप लगाया जाता है। यानी आई और वी को छोड़ करके सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं और क्रिया का पहला रूप लगता है। इस तरह से हमने क्या समझा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ शैल, बाद बाकी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। यही है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का के रूल्स हैं, यही रूल्स हैं। अब इसमें आई थिंक मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, समझने में सिंपल सा है, सिंपल सी बात है। यही ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल लगता है, बाद बाकी उधर सभी के साथ विल और क्रिया का पहला रूप। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पर्सन कोई भी रहे सभी के साथ क्रिया का पहला रूप ही लगता है। चलो अब स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है। तो अब स्ट्रक्चर के आधार पर हम बनाएंगे। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या कहता है, मैं आज पुस्तक खरीदूंगा। तो इस वाक्य में लास्ट में क्या लगा हुआ है, गा। तो ये सिंपल सी बात है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है कि क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मैं आज पुस्तक खरीदूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो सेंटेंस है हिंदी का, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। तो अब इसे हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या हो जाती है, आई के बाद अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, शैल। क्योंकि रूल क्या कहता है हमारा कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, शैल। तो यहाँ पर हम लगाएंगे शैल, आई शैल हो गया। अब क्या कहता है, क्रिया का पहला। क्रिया खोजिए, क्या है, खरीदूंगा। खरीदूंगा मतलब खरीदना। खरीदना की इंग्लिश क्या होती है, बाय। तो बाय का पहला ही रूप लगेगा। तो बाय क्या है, क्रिया का पहला ही रूप है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, आई शैल बाय। मैं खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा, तो पुस्तक। तो बाय अ बुक, आई शैल बाय अ बुक। मैं पुस्तक खरीदूंगा। कब खरीदूंगा, तो क्या लिखा हुआ है, आज। आज की इंग्लिश क्या होती है, टुडे।
तो क्या बन गया, आई शैल बाय अ बुक टुडे, मैं आज पुस्तक खरीदूंगा। अब अगर ये टुडे है, टुडे का प्रयोग आप सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के शुरू में भी कर सकते हैं। जैसे टुडे आई शैल बाय अ बुक, अगर ये भी आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये लिखते हैं कि आई शैल बाय अ बुक टुडे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग ताजमहल देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। हम लोग की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वी हो गया। वी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, शैल ही लगेगा। तो वी शैल हो गया। विशेल हो गया। अब फिर क्या कहता है, क्रिया का पहला रूप। तो क्रिया क्या है, देखेंगे। देखेंगे मतलब देखना। देखना की इंग्लिश क्या होती है, सी होती है। तो यहाँ पर सी ही लगाएंगे, सी चूंकि क्रिया का पहला रूप है तो क्या हो जाएगा, वी शैल सी, हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, तो ताजमहल। तो ताजमहल, द ताजमहल। आप लोगों को पता ही है कि ताजमहल एक हिस्टोरिकल प्लेस का नाम है। तो हम सबको पता है कि हिस्टोरिकल प्लेस के नाम के आगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम के आगे द आर्टिकल का यूज होता है। तो क्या हो गया, वी शैल सी द ताजमहल। अगर ये रहता कि हम लोग ताजमहल देखने जाएंगे, तब फिर वहां पर देखने की इंग्लिश जो है वो अलग हो जाती। तब सी नहीं लगाते, वहां पर विजिट लगाते। और फिर जाएंगे एक अलग वर्ब, दो वर्ब होते। तो इस देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, हम लोग ताजमहल देखेंगे। तो सिंपल सा है, वी शैल सी द ताजमहल, बन गया। अब है नेक्स्ट आपका, रवि अपना काम करेगा। रवि अपना काम करेगा। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या, ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, रवि। तो रवि यहां लिखेंगे, तो रवि हो गया। अब रवि है तो स्ट्रक्चर, ये रूल्स हमारे क्या कहते हैं, हमारा रूल्स क्या क्या कहते हैं हमारे रूल्स ये कहते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जिनसे एक की संख्या का बोध होता हो, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम विल का प्रयोग करते हैं। तो रवि चूंकि एक नेमिंग वर्ड है और इससे एक का बोध हो रहा है, तो नेमिंग वर्ड है, तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। दुनिया में संसार में जितने भी नाम वाले शब्द हैं जिनसे एक की संख्या का बोध होता हो, वो क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो रवि के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, विल। स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या है, इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, मोहन, राधा, बॉय, गर्ल, मैन, वुमन, डॉग का ईटीसी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल और क्रिया का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। तो मोहन जिस तरह से नाम है, उसी तरह से रवि भी एक नाम है। तो रवि के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, विल। तो क्या हो गया, रवि विल। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या कहता है, क्रिया का पहला। तो क्रिया क्या है, करेगा। करेगा मतलब करना। करना की इंग्लिश क्या होती है, डू। तो यहां लगाएंगे, रवि विल डू। रवि करेगा, क्या करेगा रवि, तो अपना काम। तो हम सबको पता है कि जिस तरह से मैंने बतलाया था कि आई का अपना माई होता है, वी का अपना अवर होता है, यू का अपना योर होता है, ही का अपना हिज होता है, सी का अपना हर होता है, दे का दे, बॉयज गर्ल्स अगर ये प्लूरल में रहे तो इनका अपना देयर होता है, और इट का अपना इट्स होता है। तो जब ही का अपना हिज होता है तो उसी के जगह पर अगर कोई सिंगुलर नंबर है, नेमिंग वर्ड है, तो उसका भी अपना क्या हो जाएगा, हिज ही होगा। जैसे ही के लिए हिज, तो रवि के लिए भी हिज, मोहन के लिए भी हिज। अगर कोई
फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, तो वहाँ पर और एक नेमिंग वर्ड है, तो वहाँ पर जैसे सी का अपना हर होता है, उसी तरह से राधा अगर रहे, नेहा रहे, निधि रहे, रेखा रहे, तो इनके लिए भी अपना क्या हो जाएगा, हर। तो ये याद रखना है। तो रवि है तो रवि विल डू, तो रवि के लिए अपना क्या हो जाएगा, ही। बन गया, रवि विल डू हिज वर्क, रवि अपना काम करेगा, ये बन गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, लड़के समय पर विद्यालय जाएंगे। तो लड़के, अब यह स्ट्रक्चर क्या करता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, लड़के, लड़कों की संख्या क्या है, अधिक है, तो क्या लिखेंगे, बॉयज, बॉयज। तो ये बॉयज है, तो ये बॉयज क्या हो गया, प्लूरल नंबर है, क्योंकि बॉयज से एक से अधिक की संख्या का बोध हो रहा है। तो रूल हमारा क्या कहता है कि प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। तो बॉयज है, तो बॉयज के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, विल हो गया। अब क्या कहता है, क्रिया का पहला, तो क्रिया खोजिए, क्या है, जाएंगे, जाएंगे मतलब जाना, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो यहां लिखेंगे बॉयज विल गो, लड़के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो विद्यालय। तो गो के साथ टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, जैसा कि पहले भी मैंने बतलाया है कि गो के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है और वाक्य में स्थान का नाम हो, तब वहाँ पर गो के साथ या वेंट के साथ या गॉन के साथ जो है, या गोइंग के साथ या गोज के साथ हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इस वाक्य में हम देखें, लड़के समय पर विद्यालय जाएंगे, तो यहाँ पर स्थान का भी नाम है। तो मैंने क्या कहा कि गो के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग तब किया जाता है वाक्य में जब स्थान का नाम हो। तो इस वाक्य का स्थान का नाम क्या है, विद्यालय। तो क्या हो गया, बॉयज विल गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, स्कूल, बॉयज विल गो टू स्कूल, लड़के विद्यालय जाएंगे, कब जाएंगे, तो समय पर। तो समय पर की इंग्लिश तीन मैंने बतलाया है कि एट टाइम आप लिखिए, ऑन टाइम आप लिखिए, या इन टाइम लिखिए, तीनों में से कोई भी एक हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी यूज कीजिए, इन टाइम लगाइए या एट टाइम, जो भी हो गया। क्या बना, बॉयज विल गो टू स्कूल, लड़के विद्यालय जाएंगे, कब जाएंगे, तो इन टाइम यानी समय पर। तो ये बन गया, लड़के समय पर विद्यालय जाएंगे, ठीक है, बॉयज विल गो टू स्कूल इन टाइम या एट टाइम या ऑन टाइम, तीनों में से आप कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, अब यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस मैंने लिखा है, मैं परीक्षा में अवश्य पास होऊंगा, दूसरा है वह भागलपुर से आज अवश्य आएगा। इस वाक्य को अगर देखते हैं तो पहले वाले वाक्य में और इस वाक्य में अंतर है, थोड़ी सी अंतर है, थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ पहले वाले वाक्य में अवश्य नहीं लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं तो अवश्य लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना है, समझना है। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अवश्य का प्रयोग हो, जैसे अवश्य जाऊंगा, अवश्य पढ़ूंगा, अवश्य खेलूंगा या अवश्य खेलेगा, अवश्य आएगा, अगर अवश्य का प्रयोग हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, याद रखना है, ऑलवेज बी रिमेंबर कि यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य में गा गेगी के साथ अवश्य का प्रयोग किया गया हो, तो इसका मतलब है कि वह कार्य बिल्कुल निश्चित हो जाता है। तो निश्चितता का बोध कराने के लिए, दृढ़ प्रतिज्ञा का बोध कराने के लिए, यानी काम निश्चित करना है, पक्का करना है, तो निश्चितता का बोध कराने के लिए जो है वाक्य में अवश्य का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसका मतलब वह काम करना ही करना है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, निश्चित रूप से वह काम होगा ही होगा, किया ही जाएगा कर्ता के द्वारा। इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर
वाक्य में अवश्य का प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पर जब हम वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या सावधानी बरतनी पड़ती है कि आई और वी के साथ जिस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब हम शैल का प्रयोग करते हैं और अगर वाक्य में अवश्य लगा हुआ हो, जैसे आई है वी है, तो जैसे यहाँ देखिए मैं परीक्षा में अवश्य पास होऊंगा, तो यहाँ पर मैं जो है वो क्या है सब्जेक्ट, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है आई। तो अगर साधारण तौर पर देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग किया जाता है या वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब अवश्य का प्रयोग किया रहेगा तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं वो अपोजिट हो जाएगा, यानी आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम शैल का प्रयोग नहीं करके विल का प्रयोग करेंगे। कब? जब वाक्य में आई और वी के साथ यानी मैं या हम लोगों के साथ क्या अवश्य का प्रयोग किया गया हो वाक्य में। जिस तरह से ये देखिए मैं परीक्षा में अवश्य पास होऊंगा, उसी प्रकार से अगर रहता हम लोग ताजमहल अवश्य देखने जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब तब शैल का प्रयोग नहीं करके विल का प्रयोग करेंगे और क्रिया का जो पहला रूप है वो वही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से आई और वी के साथ शैल नहीं लग करके विल का प्रयोग किया जाएगा, लगा करके विल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इन सब के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब हम विल का प्रयोग नहीं करके शैल का प्रयोग करेंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कब? जब वाक्य में अवश्य लगा हुआ। यहाँ देखिए जैसे वह भागलपुर से आज अवश्य आएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अगर वे लोग भी रहता तो भी वहाँ पर दे शैल होता, यू रहता तुम रहता तो भी वहाँ पर यू के साथ शैल का प्रयोग होता। तो चाहे प्लूरल नंबर हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो या सेकंड पर्सन यू हो, इन सब के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे। कब? जब वाक्य में अवश्य का प्रयोग किया गया हो, तब वहाँ हम शैल का प्रयोग करेंगे। अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से क्या हमने समझा। अब है मैं परीक्षा में अवश्य पास होऊंगा, तो मैं परीक्षा में अवश्य पास होऊंगा, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है मैं है, तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई आई। मैं की इंग्लिश आई हो गई, तो यहाँ लिखिए आई हो गया। अब क्या है अवश्य लगा हुआ है, तो जब अवश्य लगा हुआ है तो हम आई के साथ शैल का प्रयोग नहीं करके विल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया आई विल हो गया, आई विल हो गया। अब क्या करता है क्रिया का पहला रूप, तो क्रिया खोजिए पास होऊंगा। पास होऊंगा मतलब पास होगा, तो पास की इंग्लिश पास ही होती है, इसको सफल कहते हैं। आई विल पास, मैं अवश्य पास होऊंगा, ये हो गया। आई विल पास का मतलब कि हिंदी क्या हो गई, मैं अवश्य पास होऊंगा। किसमें पास होऊंगा, तो परीक्षा में। आई विल पास इन द एग्जामिनेशन। समझ गया? तो क्या हो गया आई विल पास इन द एग्जामिनेशन। इसकी हिंदी क्या हो गई, मैं परीक्षा में अवश्य पास होऊंगा। ये हमेशा याद रखना है, नेवर बी फॉरगेट, बिकॉज while in the future indefinite tense in Hindi sentence is used avashya, there we will not use the helping verb shall with first person I and we. We will always use the helping verb will. Understand? Similarly, if the sentence is written in avashya mandatory in Hindi there, and our subject
will be a second person, third person plural number and third person singular number, there we will use only helping verb shall with that type of subjects. Understand? While we don't do this, that means our sentence will be 100% wrong. Understand? Now let us come to the point. क्या लिखा हुआ है यहाँ? वह भागलपुर से आज अवश्य आएगा। तो इस सेंटेंस में वह है, तो वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर क्या करता है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या हो गई? ही के साथ अब हम क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ अवश्य लगा हुआ है तो यहाँ पर हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? शैल का। तो ही हो गया शैल, ठीक है, ये शैल हो गया। अब क्या कहता है स्ट्रक्चर? क्रिया का पहला रूप। तो क्रिया खोजिए, क्या है? आएगा। आएगा मतलब आना। आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। तो क्या हो गया? ही शैल कम। वह अवश्य आएगा। कहां से अवश्य आएगा? भागलपुर से। तो हम सबको पता है कि से की इंग्लिश जो है हम फ्रॉम का यूज करते हैं। से के लिए हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कब? जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आता है, ठीक है, आता है, जाता है नहीं। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को आता है तो वहां पर से के रूप में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? ही शैल कम। अब लगाएंगे से की इंग्लिश, क्या लिख देंगे यहाँ? फ्रॉम। ही शैल कम फ्रॉम। वह अवश्य आएगा। कहां से अवश्य आएगा? भागलपुर से। तो कम फ्रॉम भागलपुर। ममिया क्या हो गया? वह भागलपुर से आज अवश्य आएगा। तो क्या हो गया? ही शैल कम फ्रॉम भागलपुर। वह भागलपुर से अवश्य आएगा। कब आएगा? तो आज। तो आज की इंग्लिश लिखिए यहाँ टुडे। हो गया? ही शैल कम फ्रॉम भागलपुर टुडे। या जैसा कि पहले भी मैंने बताया, as I told you before, you can use today before the subject, beginning the subject, before beginning the sentence before the subject, and you can use today at the last of the sentence. Today at the last of the sentence. Similarly, तो क्या हो गया? He shall come from भागलपुर today. वह आज भागलपुर से अवश्य आएगा। अगर आप टुडे का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं तो टुडे को सब्जेक्ट के बिफोर लगाइए, तो क्या हो जाएगा? टुडे ही शैल कम फ्रॉम भागलपुर। इस तरह से भी बन सकता है और इस तरह से भी बन सकता है। तो आज हमने ये सीखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जनरली फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग और क्रिया का पहला रूप लगाया जाता है। लेकिन जब वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, नॉट टॉकिंग अबाउट अदर टेंसेस, सो लिसन हियर। तो क्या है? यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से यदि हिंदी के वाक्य में अवश्य लगा रहेगा, ये बार बार मैं कह रहा हूं, यदि फ्यूचर इन जनरली तो शैल और विल का प्रयोग अभी मैंने समझाया। यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर हिंदी के वाक्य में अवश्य लगा रहेगा तो वहां पर अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ अगर अवश्य लगा हुआ है तो वहां पर फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग नहीं करके विल का करेंगे। और यदि सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहां पर उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग नहीं करके हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। अगर आगे कोई परेशानी हो तो उसको कॉल करके पूछना है या मैसेज करना है। कल मैंने बनाने के लिए दिया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, शायद तुम लोगों ने बनाया होगा।
और अगर नहीं बनाए हो तो बना करके उसको भेज देना। और मेरे ख्याल से वीडियोस तुम लोगों को मिल ही गए होंगे, अंडरस्टैंड। और कल या आज ही ये भेज दिया जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और कल शुक्रवार है, फ्राइडे है, कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर टेंस का दूसरा काइंड, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे वी विल लर्न another another tense, another kind of future indefinite tense, future tense, ठीक है। फ्यूचर टेंस के हम दूसरे काइंड को हम सीखेंगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को। तो इतना ही है। और अगर इसमें तुम लोगों को परेशानी है तो 4-5 लिख लो, उसे वही बना करके भेज देना। इसी से रिलेटेड मैं हल्का हल्का ही दूंगा, भारी नहीं दूंगा। लिखो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लिख लिए। अब लिखो, हम लोग सुबह व्यायाम करेंगे। हम लोग सुबह व्यायाम करेंगे, पहला सेंटेंस। दूसरा, वे लोग कल कपड़े खरीदने जाएंगे। वे लोग कल कपड़े खरीदने जाएंगे। 2 हो गए। नंबर 3, मेरे पिताजी हम लोगों को उपहार देंगे। मेरे पिताजी हम लोगों को उपहार देंगे। 3 हो गए। नंबर 4 लिखो, राधा मधुर गीत गाएगी। राधा मधुर गीत गाएगी। 4 हो गए। अब लिखो, मोहन एक पत्र अवश्य लिखेगा, या मोहन पत्र अवश्य लिखेगा। नेक्स्ट, लड़के कठिन परिश्रम अवश्य करेंगे। लड़के कठिन परिश्रम अवश्य करेंगे। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। मैं कड़ी मेहनत अवश्य करूंगा। मैं कड़ी मेहनत अवश्य करूंगा। कठिन परिश्रम या कड़ी मेहनत, बोथ आर द सेम, ठीक है। मैं कड़ी मेहनत अवश्य करूंगा। नेक्स्ट लिखो, शिकारी शेर का शिकार अवश्य करेगा। शिकारी शेर का शिकार अवश्य करेगा। तुम समय पर दवाई अवश्य लोगे। तुम समय पर दवाई अवश्य लोगे। इस तरह से इतने ही बना करके भेज देना है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है जिससे परेशानी होगी। बना करके उसको भेज देना है। ये वीडियो आज भेज दिए जाएंगे, कल शाम तक में इसको बना करके भेज देना है। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस का दूसरा काइंड, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो कॉल करके पूछना है या मैसेज करना है, अंडरस्टैंड। टुडे आवर क्लास, टुडे आई स्टॉप today's class, understand. Next day we will meet here. See you.